अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कुणाल रोज एंड आई विल बी टेकिंग द बायोलॉजी क्लास। ठीक है, बायोलॉजी का मीनिंग सबको पता है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अपन दो सब्जेक्ट या दो पार्ट में पढ़ते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, जहाँ पे प्लांट का स्टडी और एनिमल का स्टडी होता है। ओके, अब यहाँ पे हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजी पढ़ते टाइम में अपन सबसे पहले क्या स्टडी करते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, जो बेसिक नॉलेज आप सबको पता है। ठीक है, सो कोई बता सकता है कि एक लिविंग सेल या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक लिविंग सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, कोई बता सकता है? याद होगा किसी को? वैसे एग्जाम तो है नहीं तुम लोगों की, कब होगी क्या होगी पता नहीं, फिर भी गलती से किसने पढ़ दिया तो। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपन किसको कहेंगे, या लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक? हाँ, मेटाबॉलिक रिएक्शन, करेक्ट। और हाँ, ग्रोथ एंड, हाँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हाँ, मोबिलिटी या मोबिलिटी, इसके अलावा और कोई? अच्छा ठीक है, तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हुई। अब यहाँ पे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, यहाँ पे रिप्रोडक्शन, ये तीनों टर्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस क्या रहता है? ग्रोथ अपन किसको कहेंगे, जहां पे सेल का शेप और साइज या नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, और डेवलपमेंट यानी क्या? डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ ओवर टाइम। ठीक है, मतलब एक लंबे समय तक अगर अपन ग्रोथ को काउंट करते हैं, ठीक है, एक लॉन्ग पैरामीटर अगर लेते हैं टाइम का, तो उस पर्टिकुलर पैरामीटर के अकॉर्डिंगली जो ग्रोथ होगी उसको अपन क्या कहेंगे? डेवलपमेंट। ओके, जैसे अगर कोई बच्चा है उसका एक पहला फर्स्ट बर्थडे है, तो ऑब्वियसली वो क्या कहेंगे, अपन क्या कहेंगे कि वो बढ़ चुका है। ठीक है, लेकिन 18 या 20 साल बाद अगर उससे कोई देखते हैं रिश्तेदार, ठीक है, जिन्होंने आज तक उनको कभी नहीं देखा, ठीक है, फिर वो पूछते हैं, पता है ना मैं कौन हूँ, मैं छोटा था तो तेरे को देखा था। ठीक है, बच्चे को थोड़ी याद रहने वाला है। सो ये लॉन्गर टाइम पीरियड में जो भी चेंज हुआ, ये ग्रोथ को कलेक्टिवली या क्यूमुलेटिव इफेक्ट को अपन क्या कहेंगे? डेवलपमेंट। एंड रिप्रोडक्शन यानी अपने ही जैसे दूसरे इंडिविजुअल बनाना। बाकी लोकोमोशन या मोटिलिटी कुछ ऑर्गेनिजम्स में रहती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में नहीं रहती। ठीक है, एंड कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन? कॉन्शियसनेस यानी क्या, पता है किसी को? कॉन्शियसनेस यानी क्या? हाँ, अवेयरनेस, एंड मोर स्पेसिफिकली अवेयरनेस ऑफ आवर सराउंडिंग, कि अपने आजू बाजू में क्या हो रहा है। ठीक है, अपने बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। जैसे अपने को अगर अपन बहुत ज्यादा कोई खेल कूद कर रहे हैं, ठीक है, या बहुत फोर्सफुली अगर अपन गिरते हैं, तो इंटरनली अपनी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई तो भी दर्द होता है। तो ये सेंसेशंस हुए। ठीक है, और ये सेंसेशंस को सेंस करने के लिए अपने पास सिस्टम रहती है, दैट इज ब्रेन। ठीक है, सो अपना ब्रेन जो रहता है वो इन सभी चीजों को वो डाटा कलेक्ट करेगा, उसका इंटरप्रिटेशन करता है, और उसके हिसाब से अपने को सिग्नल मिलता है, या अपन उसके हिसाब से सोचते हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया, रिस्पॉन्स टू स्टिमुला। अब ये जो भी स्टिमुला है बॉडी के अंदर रहते तब उसको अपन क्या कहेंगे? इंटरनल स्टिमुला। अगर बाहर से कोई अपने को स्टिमुलस मिल रहा है तो उसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल स्टिमुला। ठीक है, गिरने के बाद अंदर से कोई पेन हो रहा है या जॉइंट में पेन हो रहा है तो इंटरनल स्टिमुला हुआ। ठीक है, मच्छर काटने के बाद अपन उसको मारते हैं तो वो ऑब्वियसली क्या रहेगा? एक्सटर्नल स्टिमुला। सो ये सभी चीजें जो रहती है, ये सभी को कंसिडर करके अपन क्या बताते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो ये सभी पता है। अब यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक कितनी कैटेगरी रह सकती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपन अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं, तो उसमें बेसिक 2 या 3 या 4 कैटेगरी बता सकता है कोई? पता होगा तो। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपन किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? कैटेगरी के हिसाब से या उनका स्ट्रक्चर के हिसाब से अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं? ठीक है, एक भी पता हो तो बताओ। ओके, उसमें से कोई एक हाथ ग्रुप का नाम पता हो तो बताओ, जिनको जो पता है। हाँ, जीनस, ओके, बराबर है। ठीक है, वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की हुई।
सो ये कैटेगराइजेशन हुआ। ओके, अब ये हर कैटेगराइजेशन जो है वो हर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स में रहता है। सो ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर और उनकी कैरेक्टरिस्टिक, इसके हिसाब से कितने अलग अलग ग्रुप्स बन सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जो बताया बराबर है, ये कैटेगरी है, ये दिस आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की, किंगडम से लेके स्पीसीज तक। ये 7 ऑब्लिगेटरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हुई, जिसके बेसिस पे अपन हर ऑर्गेनिजम्स को एक उनके स्पेसिफिक टाइप के हिसाब से या उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर के हिसाब से डिवाइड क्लासिफाई करते हैं। सो क्लासिफिकेशन यानी सिर्फ ग्रुपिंग हुआ, ठीक है, जो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के ऊपर बेस्ड रहता है। हर टाइप का क्लासिफिकेशन उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। सो इसके अलावा, ये कैटेगरी के अलावा अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में कैसे कह सकते हैं। जैसे हम ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस की कैरेक्टरिस्टिक कुछ तो भी रहेंगे, अपने अलावा बाकी के और कौन से ग्रुप रहते हैं? ह्यूमंस के अलावा और बाकी कौन से ग्रुप रहते हैं? पता है, पढ़े हो बहुत लोग, 9th के स्टेट बोर्ड में भी क्लासिफिकेशन का यूनिट था। अच्छा ठीक है, सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको अपन बेसिकली दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, यूनिसेल्यूलर्स, एंड दूसरे मल्टीसेल्यूलर्स। ठीक है, ये एक क्लासिफिकेशन हुआ जहां पे अपन नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं इसके बेसिस पे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सारी वैरायटी रहती है और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सारी वैरायटी रहती है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का सबसे कॉमन एग्जांपल माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, यूनिसेलुलर का सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनमें एक सेल जो है ये पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, और जितने भी ये रिएक्शन अपन ने यहाँ कैरेक्टर डिफाइन किए, कॉन्शियसनेस, उसके बाद ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या मेटाबॉलिक रिएक्शन। सो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर है, ये सभी के सभी कैरेक्टर एक सिंगल सेल में जब प्रेजेंट रहते तब उसको अपन क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दो टाइप के रह सकते हैं। एक जो रहता है उसको अपन क्या कहेंगे? बैक्टीरिया, एंड दूसरा फंजाई। एंड फंजाई जो रहते हैं इसमें दो वैरायटी, यूनिसेल्यूलर भी रहती है एंड मल्टीसेल्यूलर भी रहते हैं। तो फंगस में जो मल्टीसेल्यूलर एग्जांपल हुआ वो अपन दूसरे ग्रुप में कंसीडर करेंगे, एंड यूनिसेल्यूलर फंगस जो रहता है उसको अपन यूनि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंसीडर करेंगे। एंड इसके अलावा और क्या रहेगा? प्रोटिस्टा। ठीक है, ये नाम सुने हैं, पता होना चाहिए, नाम पता है ना ये सब किंगडम के? हाँ या नहीं? हाँ, ठीक है। सो ये बेसिक क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे रहता है कि इनमें सेल्स कितने हैं और दूसरे वो सेल्स एक सिस्टम बनाते हैं या नहीं। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ये सभी एक्टिविटी एक ही सेल कर रही है, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा। अब मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या आएंगे? मल्टीसेल्यूलर फंजाई, देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, ये एक तरीका हुआ, मतलब ये एक पैरामीटर हुआ जिसके बेसिस पे अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन रहता है या दूसरा पैरामीटर रहता है वेदर दीज ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या रहेगा? पता है? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस पता है किसी को? बताओ जल्दी, पता है वो तो? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट नाम सुना है सभी ने? हाँ या नहीं? हाँ, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर और एडवांस स्ट्रक्चर। तो उसमें सबसे पहले अपन ये डिफाइन करते हैं, अभी क्लासिफिकेशन के बारे में सबको जनरल आइडिया रहता है, 5 किंगडम सिस्टम क्या रहती है और उनके बीच में क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ये सब चीजें अपन और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब तक तुम लोगों ने 10th तक जो भी पढ़ा है ये बहुत ही प्रिमिटिव या बेसिक लेवल का था, ठीक है, मतलब जो
हिसाब से तुमको पता होना चाहिए 10th के लेवल तक, उसलिए वो काफी रहता है, जो कुछ भी नॉलेज या जो कुछ भी बुक अपने आज तक पढ़े आप लोगों ने। अब इससे ज्यादा डिटेल में जो रहता है वो 11th-12th और नीट के सिलेबस में रहेगा, ठीक है। सो अपन उसमें सबसे पहले देखते हैं कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस क्या रहता है। ये डिफरेंस मेन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेल बायोलॉजी के ऊपर, और जो भी सेल ऑर्गेनिल इन दोनों ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहते हैं उनमें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोट सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हुए एंड यूकैरियोट्स सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म हुए। अब इसमें प्रो का मीनिंग जो रहता है उसको क्या कहते हैं, प्रिमिटिव और एंशियंट, एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस और शेल। यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस और शेल। सबसे पहला डिफरेंस प्रो और यूकैरियोट में क्या रहेगा कि यहाँ पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट रहती है या न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहती, एंड ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहती है। ये मेन डिफरेंस रहता है प्रोकैरियोट में एंड यूकैरियोट में, ठीक है। अगर अपन बैक्टीरियल सेल को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये उसकी सेल वॉल हुई, ओके, उसके बाद उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर रहता है जिसको कहते हैं मेसोसोम, विच इज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनिल इन केस ऑफ बैक्टीरिया। अब ये सेल ऑर्गेनिल से जो डीएनए मॉलिक्यूल अटैच रहता है, ठीक है, वो कैसा रहेगा, सर्कुलर। अब ये जो भी सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, ये सर्कुलर डीएनए जो है ये साइटोप्लाज्म में रहता है, इसके अराउंड कोई भी शेल या फिर प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं रहती, ठीक है। सो ऐसी जो सेल्स रहेगी जहां पे डीएनए या जेनेटिक डीएनए, ठीक है, सर्कुलर क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे दो एंड एक दूसरे से अटैच रहते हैं, और कोई भी डीएनए यानी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो कोई भी डीएनए जाता है उसको अपन क्या कहेंगे, जेनेटिक डीएनए, ओके। दूसरा, ये जो भी डीएनए है ये कहां पे सस्पेंडेड रहेगा, साइटोप्लाज्म में, जहां पे न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए उसको क्या बोला है, प्रोकैरियोट। अगर अपन एनिमल की बात करते हैं या फिर प्लांट सेल की बात करते हैं, ठीक है, सो प्लांट सेल जो रहते हैं जनरली हेक्सागोनल रहेंगे, ठीक है, उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल में बहुत सारे लेयर रहते हैं, जो बेसिक चीजें सबको पता है। अब इनके अलावा यहां पे प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर रहता है, एंड ये जो भी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है ये कौन सी चीज इंक्लूड करेगा, डीएनए, ओके। सो ये जो भी यहाँ पे थ्रेड है ये कौन सा थ्रेड है, डीएनए। ह्यूमंस में या फिर जो हायर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जिनको भी अपन यूकैरियोट कहते हैं, ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डीएनए जो रहता है वो सर्कुलर नहीं रहता, वो लीनियर रहता है, मतलब दो एंड जो रहते हैं वो एक दूसरे से चिपके नहीं रहते, ठीक है। जैसे बेसिक डीएनए का स्ट्रक्चर सबको पता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जहां पे दो स्ट्रैंड ऐसे कॉइल्ड रहते हैं। सर्कुलर डीएनए के केस में ये एंड और ये एंड एक दूसरे से ज्वाइन रहता है, ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोला है, सर्कुलर डीएनए। बट यूकैरियोट में जनरली कौन सा डीएनए रहता है, लीनियर डीएनए, ठीक है। ऐसे डबल हेलिक्स रहेंगे, वो एक दूसरे के एंड से ज्वाइन नहीं रहते, बट ऐसे ही सस्पेंडेड रहते हैं। और ये जो भी सस्पेंडेड स्ट्रक्चर है दैट इज डीएनए, इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग रहती है, ये प्रोटेक्टिव कोटिंग को अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। और ये न्यूक्लियस में बहुत सारे पोर्स रहते हैं, ताकि इसके अंदर जो भी मटेरियल है जिसकी बाहर जरूरत है वो बाहर जाएगा, बाहर से न्यूक्लियस के अंदर जो कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन, एंजाइम्स या दूसरी चीजें रहती है वो इसमें आ सके, ओके। सो ये जो भी स्ट्रक्चर है ये क्या हुआ, न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या हुआ, न्यूक्लियस। सो यूकैरियोट वो ऑर्गेनिजम्स हुए जिनमें डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोट वो ऑर्गेनिज्म हुए जिनमें डीएनए जो है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहता है, जहां पे न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, न्यूक्लियस यानी ये ब्लू कलर का ये क्या, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, जो एनक्लोज कर रहा है डीएनए को। सो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहती, ठीक है। अब इसके अलावा
यूकैरियोट्स में ये सभी डीएनए केवल और एक डीएनए का पोर्शन रहता है जो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? डीएनए के साथ ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है उसको क्या कहते हैं? याद है किसी को? याद है क्या? न्यूक्लियस के साथ ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर रहता है डीएनए से बनता है उसको क्या कहते हैं? हाँ या नहीं बताओ, नहीं पता तो नहीं बताओ। याद है किसी को? ठीक है, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। ओके, ये जो स्ट्रक्चर रहता है इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ग्लोबुलर बॉल की तरह या साइड में रहता है। अब यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोलस रहता है ये किससे बनता है? ये डीएनए का ही पार्ट है, बट ये लीनियर डीएनए से थोड़ा अलग रहेगा। ओके, सो ये जो भी न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, सो ये मेन डिफरेंस हुआ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। दूसरा डिफरेंस रहता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। फर्स्ट डिफरेंस हुआ कि ये यूनिसेल्युलर है, ये मल्टीसेल्युलर है, ये एक बात हुई। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन कौन से रहते हैं इस केस में? प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा जिसमें यूग्लिना आता है, कुछ फंजा भी आता है, प्रिमिटिव फंजा। ठीक है, सो प्रोटिस्टा ये एक एग्जांपल है जो एक्चुअली यूनिसेल्युलर है बट दे आर नॉट प्रोकैरियोट, दे आर यूकैरियोट। ठीक है, मतलब ये जो भी ऑर्गेनिजम्स है इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहती है बट ये मल्टीसेल्युलर नहीं रहते। ठीक है, पांचों की कैरेक्टर अपन डिटेल मतलब बेसिक डिफरेंस क्या रहता है ये बाद में देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि एक प्रोकैरियोट यूकैरियोट इन दोनों टाइप के सेल्स में या इन दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंस रहता है। पहला ये हुआ। दूसरा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, ये वो सेल ऑर्गेनेल्स यानी ऐसे ऑर्गन जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब सेल जो है एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑर्गेनिजम्स का। बहुत सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल मिलके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। अब ये जो भी बॉडी है उसमें सेल एक फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, सो इसके अंदर भी बहुत सारी मशीनरी रहती है। अब सेल को पहले ही अपन इनडायरेक्टली ऑर्गन करके ही डिफाइन करते हैं क्योंकि बहुत सारे सेल मिला के टिश्यू बनेंगे और ये जो भी टिश्यू है एक पर्टिकुलर ऑर्गन तैयार करते हैं। ठीक है, सो ये ऑर्गन के अंदर भी इन सभी सेल को काम करने में जो मशीनरी हेल्प करती है उनको कलेक्टिवली क्या बोला है? ऑर्गेनेलिज। ठीक है, ऑर्गेनेलिज यानी दोज हु एक्ट लाइक ऑर्गन विद इन अ सेल। ओके, अब ये जो भी ऑर्गेनेलिज रहती है इनके ऊपर अगर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी तो उसको कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। ठीक है, सो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज आर absent। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रोकैरियोट में नहीं रहते। ये जो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है दे हैव और दे possess membrane bound सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, अब यहां पे वो सभी ऑर्गेनेल्स या वो ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर प्रेजेंट है जिनके ऊपर मेम्ब्रेन रहेगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रहता है? न्यूक्लियस। ठीक है, जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है और उसके ऊपर मेम्ब्रेन रहता है। अब यहाँ पे ये जो भी न्यूक्लियस है इसके साथ एक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, एक मेज या फिर सांप जैसा स्पाइरल होते जाता है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? याद है किसी को? ये जो ऐसे साइड में स्ट्रक्चर रहता है स्पाइरल जैसा, ये स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हाँ या नहीं? याद है किसी को? नाम याद है? ये जो भी स्ट्रक्चर रहता है साइड में इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट भी बताए थे। ठीक है, याद है क्या किसी को? हाँ या नहीं? बताओ जल्दी।
अरे हाँ या नहीं? अरे देख रहे हो या सो गए? मीटिंग में ध्यान है कि सो गए सबके सब? याद है क्या किसी को इस ऑर्गेनिल का नाम क्या रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? ईआर। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ईआर। ओके, अब ये जो भी ऑर्गेनेल रहता है ये न्यूक्लियस से कनेक्टेड किसको करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, सो आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, सबको पता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ न्यूक्लियस को कनेक्ट करने का काम किसका रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये जो भी ऐसा स्पाइरल जैसा स्ट्रक्चर रहता है, एग्जैक्टली स्पाइरल नहीं कहेंगे बट एक मेज लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है, इसमें मेम्ब्रेन रहती है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, अब अगर अपन प्लांट की बात करते हैं, ठीक है, तो इन सब के अलावा और एक ऑर्गन रहता है जिसको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। एंड ये जो भी सभी ऑर्गन रहते हैं क्लोरोप्लास्ट जैसे, इन सभी को कलेक्टिवली मिलके क्या कहते हैं? प्लास्टिड। ओके, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है पता है किसी को? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? सेल में क्या काम करता है बताओ? क्लोरोप्लास्ट सेल में काम क्या करता है? बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। हाँ, क्लोरोफिल। एंड ये जो भी क्लोरोफिल है इसका काम क्या रहता है? फोटोसिंथेसिस करके सनलाइट से एनर्जी ट्रैप करके उसका क्या बनाना है? केमिकल एनर्जी, दैट इज एटीपी। एंड ये जो भी एटीपी है और ये एनर्जी है, इनका मेन फंक्शन क्या रहता है? फूड सिंथेसाइज करना। सो प्लांट के केस में क्लोरोप्लास्ट ये ऑर्गेनिज्म रहता है, क्लोरोप्लास्ट एनिमल में नहीं रहते हैं। ठीक है, ये किस में रहते हैं? प्लांट में रहते हैं। ओके, एक सेकंड रुको। ओके, सो ये जो भी क्लोरोप्लास्ट है किस में रहते हैं? प्लांट में। अब और इनके अलावा और एक ऑर्गेनिज्म रहता है जो सभी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट रहता है एक्सेप्ट प्रोकैरियोट। ठीक है, ये अभी सभी यहाँ पे जितने भी सेल ऑर्गेनिल के नाम बताया, ये कौन से सेल ऑर्गेनिल है? वो जिनके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। एंड ये सभी सेल ऑर्गेनिल प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं रहेंगे। ओके, इनके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, प्लूरल रहेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगुलर रहेंगे तो माइटोकॉन्ड्रियन। सो माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सो अगर अपन क्लोरोप्लास्ट बताना चाहे, ठीक है, सो ऑब्वियसली ये प्लांट सेल है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है यहाँ पे रहेगा, जिसमें डार्क ग्राना एंड स्ट्रोमा प्रेजेंट रहेगा, जिसके बारे में सबको पता है। इसके अलावा और कौन सा बताया? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पता है, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, जिससे सेल में एनर्जी मिलती है। ओके, अब इसके अलावा और एक ऑर्गेनेल रहता है जिसको कहते हैं गोल्जी बॉडीज। नाम सुना है? नाम सुना है क्या गोल्जी बॉडीज का? हाँ, ठीक है, सो गोल्जी बॉडीज जो रहती है ये एक और सेल ऑर्गेनेल हुए जो क्या रहते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड, दैट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। सिंपली उसको गोल्जी भी कहते हैं, या गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ओके, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब ये मेन सेल ऑर्गेनेल्स हुए जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। अब ये हर सेल ऑर्गेनेल का मेन फंक्शन क्या रहता है? जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है? डीएनए। और डीएनए का काम क्या रहता है? हर सेल में जो कोई भी सेलुलर प्रोसेस रहती है, इन सभी सेलुलर प्रोसेस को कंट्रोल करना और उसके पाथवे डिसाइड करना, ये काम रहता है डीएनए का। एक सेल में जो कोई भी चीज बन रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन, आरएनए, लिपिड, बहुत सारी चीजें एक सेल के अंदर बनती है। ये सभी चीजें कैसे बनानी है, उन सभी में कौन कौन से ऑर्गेनेल लगने वाले हैं, उसमें कैसे इसके ओवरऑल प्रोसेस के ऊपर कैसे कंट्रोल रखना है, ये सब काम किसका रहता है? न्यूक्लियस का।
ठीक है। सो दे हैव कंट्रोल ओवर मेटाबॉलिज्म, कंट्रोल ओवर रिप्रोडक्शन एंड कंट्रोल ओवर ग्रोथ। ठीक है। सो एक लाइफ टाइम में जो भी चीजें सेल के को करनी है, उन सब की बेसिक इंफॉर्मेशन किसके पास रहने वाली है? न्यूक्लियस में। ओके। एंड दूसरा, इट एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का काम क्या है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है, ताकि एक सेल से नई सेल जब बनती है तो ये सारी इंफॉर्मेशन नई सेल में जानी चाहिए। ठीक है। सो न्यूक्लियस जो है वो जीन्स या फिर कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, इसीलिए उसको क्या बोला है? जेनेटिक मटेरियल। ओके। अब इसके अलावा ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? हाँ, ठीक है। अगर थोड़ी देर में मीटिंग खत्म होती है तो आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। सो जेनेटिक मटेरियल, ताकि ये नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेंगे। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, और उसको कलेक्टिवली अपन क्या कह सकते हैं? सेल्यूलर प्रोसेसेस। ठीक है। मेटाबॉलिज्म मतलब जहां पे कोई नई चीज बनती है और या कोई चीज डिग्रेड होती है या डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है। सो ब्रेकिंग करना, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म यानी सिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेकिंग डाउन। इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे अपन? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म यानी वो सभी केमिकल रिएक्शन जो एक सेल के अंदर होती है, एक तो सिंथेसिस होगा, नहीं तो डिग्रेडेशन होगा, उन दोनों को मिलकर मेटाबॉलिज्म कहेंगे। और ये मेटाबॉलिज्म का जो भी आफ्टर इफेक्ट रहेगा, या मेटाबॉलिज्म की वजह से जो कोई भी फिनोमिनॉन, प्रोसेसेस या फिर एक रिजल्ट मिलता है, उस सबको कलेक्टिवली मिलकर अपन क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी। मतलब ऐसे प्रोसेसेस जो फिजियोलॉजिकली एक सेल के अंदर या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरी आउट होता है। ओके। तो इन सब का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट किसकी वजह से बनता है? ड्यू टू न्यूक्लियस एंड मोर स्पेसिफिकली डीएनए। ये न्यूक्लियस पे जो भी डीएनए उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या रहता है? प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड सिंथेसिस। सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन। ओके। प्रोटीन का फॉर्मेशन और लिपिड का फॉर्मेशन डिपेंड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर के ऊपर। ओके। सेल में मेजॉरिटी ऑफ जो प्रोटीन बनता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ठीक है। और हार्मोन्स बनाने के लिए जो भी स्टेरॉइड लिपिड लगते हैं वो भी जनरली कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिक, जिसका मेन फंक्शन क्या रहता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। एनर्जी को ट्रैप करना और उससे एटीपी जनरेट करना। ओके। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या रहता है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इसलिए उसको क्या कहते हैं? एनर्जी हाउस और पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है। सेलुलर प्रोसेसेस के लिए जो भी एनर्जी रखती है, वो एनर्जी वो एटीपी यानी एनर्जी करेंसी के फॉर्म में सेल को प्रोवाइड करता है। एंड लास्टली गोल्जी बॉडी। अब यहाँ पे ये जो भी प्रोटीन या लिपिड बनते हैं, या बाहर से भी अगर दूसरे, अभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी की सभी चीजें एक ही जगह पे बनती है। ठीक है। जैसे अपना घर है तो यहाँ पे बैठने के लिए अलग से रूम है, खाना पकाने के लिए अलग से रूम है, वरांडा अलग से जहाँ पे और दूसरी चीजें लगा सकते हैं, एंड गार्डन भी रहता है जहाँ पे अपन पेड़ लगाने के, मतलब घर का हर पार्ट जो है वो पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए डेजिग्नेटेड रहता है। वैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग ऑर्गन डेजिग्नेटेड रहता है। ओके। सो ये सेल में अगर कोई चीज की जरूरत हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सभी कंपाउंड इसी सेल में बनेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आजू बाजू के या डिस्टेंट जगह से या डिस्टेंट ऑर्गन से यहाँ पे कंपाउंड्स आते हैं। ओके। सो अगर कोई भी कंपाउंड को सेल में काम करना है तो उसको फंक्शनल फॉर्म में लाना पड़ता है। ठीक है। जैसे अपन खाना क्यों पकाते हैं? अपन डायरेक्टली आटा नहीं खा सकते क्या? डायरेक्टली गर्म पानी पिया, आटा खाया तो होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको एक प्रॉपर फॉर्म में लाना पड़ेगा और उसको प्रॉपर फॉर्म में कंज्यूम करना पड़ेगा, तभी जाके उससे अपनी बॉडी को कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। ओके। सो गोल्जी का काम क्या रहता है? ये जो भी प्रोटीन और लिपिड है या इसके अलावा और कोई भी कंपाउंड है या रॉ मटेरियल जो भी अपने सेल में बनता है, इस रॉ मटेरियल को फंक्शनल फॉर्म में लाना। ठीक है। सो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सभी को मिला के अपन इन सबको मिला के क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स।
ठीक है। और ये बायोमोलिक्यूल का क्या करना है, मैच्यूरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल कह सकते हैं, और मैच्यूरेशन की जगह मॉडिफिकेशन कहेंगे। ओके, बायोमोलिक्यूल मॉडिफिकेशन भी कहेंगे क्योंकि इसको फंक्शनल फॉर्म में लाना है। सो गोल्जी ऑर्डिस का काम, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, जितने भी बायोमोलिक्यूल सेल के अंदर बनते उनको क्या करना है, दे ब्रिंग देम इनटू देयर फंक्शनल फॉर्म। ये काम रहता है गोल्जी बॉडीज का। ओके, सो ये हुए सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ओके, अब इसके अलावा और भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, जिसमें से एक रहता है राइबोसोम। अब राइबोसोम ये वो सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट में भी रहेगा एंड यूकैरियोट में भी रहेगा। ओके, अब राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या रहता है, टू हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जहां पे सभी प्रोटीन जमा होगा। ये प्रोटीन बनाने में और भी एक ऑर्गेनेल लगता है, राइबोसोम। तो राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या रहेगा कि प्रोटीन सिंथेसिस पे जो भी प्रोटीन के मोनोमर्स रहते हैं, मतलब वो सभी पार्टिकल जो मिलके आगे चल के प्रोटीन बनने वाला है, उन सभी को असेंबल करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में प्रोटीन का टाइप अलग अलग रहता है, जो अपन नेक्स्ट टाइम मतलब जब सिलेबस स्टार्ट होगा तब पढ़ेंगे। सो यहाँ पे ये एक ऑर्गन हुआ। दूसरा, जैसे क्लोरोप्लास्ट जो है एक ऑर्गेनेल है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, एक्चुअली दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। सो ऐसे टाइप के ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं रहते, बट नेचर में ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये जो भी बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इन सभी बैक्टीरिया में ये सभी क्लोरोफिल जो रहता है, क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल ऑर्गेनेल। सो यहाँ पे क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में नहीं रहता, वो डायरेक्टली कहां पे प्रेजेंट रहता है, इन केस ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो यहाँ पे ये पिगमेंट के क्या बनते हैं, ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ये पिगमेंट के क्या बनते हैं, ग्रैन्यूल्स। और ये ग्रैन्यूल्स जो रहते हैं वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में रहेंगे, इनके ऊपर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं रहती। ठीक है, सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ किसका, सेल का। अब यहाँ पे इन सब के अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट रहेगी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, जिनमें ये सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। ऑब्वियसली एक सेल जो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और उसमें भी और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो रहते हैं, ये सभी ऑर्गेनेल रहेंगे। तो इन सभी को अपने पोजीशन में होल्ड करके रखना। ठीक है, इन सब के लिए यहाँ पे बहुत सारे फिलामेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ये सभी फिलामेंट्स का काम क्या है कि यहाँ पे जो कोई भी ऑर्गेनेल्स है वो अपने पोजीशन में फिक्स रहे। ठीक है, नहीं तो जैसे बस में अपन बैठे रहते हैं, सीट बेल्ट वगैरह नहीं पहनते, इधर टर्न हुई तो अपन इधर टर्न होंगे, उधर टर्न हुई तो अपन उधर टर्न होंगे, ब्रेक लगा दिया तो गिर जाएंगे सामने, या फिर सामने के रोड पे मुंह टकरा जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए इन सभी को अपने पोजीशन में होल्ड करके रखने के लिए यहाँ पे प्रोटीन फिलामेंट का स्ट्रक्चर रहता है। सो ये जो भी प्रोटीन फिलामेंट का स्ट्रक्चर है, ये ऐसे क्रिस क्रॉस पैटर्न में या फिर एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में सभी ऑर्गेनेल्स को एक दूसरे के कंपैरिजन में मैनेज करके रखता है। मतलब उनकी जो भी पोजीशन है, ये पोजीशनिंग को होल्ड करके रखता है। ठीक है, ये जो भी है इसको क्या कहेंगे, सेलुलर नेटवर्क। ठीक है, ये जो भी क्या रहते हैं इसको क्या कहेंगे, सेलुलर नेटवर्क और साइटोस्केलेटन। ठीक है, जैसे अपने में एंडोस्केलेटन रहता है, बोन्स वगैरह, तो बोन्स का इंपॉर्टेंस क्या है, अपनी बॉडी को पोस्चर प्रोवाइड करेगा, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, बेसिक प्लेटफॉर्म या पिलर जिसके ऊपर मसल अटैच रहेंगे, मसल के ऊपर बाकी के टिश्यू अटैच रहेंगे, उन सबके बीच में या अराउंड ऑर्गन बाकी के ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं, और इन सबको सपोर्ट करने का काम किसका रहता है, अपने बोन्स का। तो बोन्स जो है वो एक पिलर की तरह है जिसके अराउंड पूरा घर बनता है। ठीक है, सो अपने जो भी बोन्स है उसके अराउंड पूरे ऑर्गेनिल, मसल, टिश्यू, ऑर्गन्स, ये सभी एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, तो एक सेल के अंदर भी सभी ऑर्गेनेल को अपने पोजीशन पे मेंटेन करके रखने के लिए ये जो स्केलेटन रहता है उसको कहते हैं साइटोस्केलेटन। एंड ये जो भी साइटोस्केलेटन रहता है ये किससे बना रहेगा, इट इज मेड अप फ्रॉम
प्रोटीन फिलामेंट्स। ये सब किससे बनता है? प्रोटीन फिलामेंट से बनता है। सो ये जो भी धागे दोरे तार जैसा यहाँ पे बताया, ये क्या है? प्रोटीन फिलामेंट, जो इनको वैसे ही होल्ड करके रखेंगे। ओके, सो ये सभी हुआ एक सेल के बारे में। एक सेल को, सेल की डेफिनेशन सबको पता है, बट एक सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें किस ढंग से काम करती है, ये उसके बारे में का इंट्रोडक्शन हुआ। ओके, सो ये सेल बायोलॉजी का एक पार्ट होता है कि जहां पे सेल के अंदर जितने भी कंटेंट है उसका अपन स्टडी करते हैं। ओके, हाँ, साइटोप्लाज्म ये लिक्विड हुआ। साइटोप्लाज्म इज अ लिविंग एंटिटी और लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन सेल। सो यहाँ पे ये जो भी अपन डॉट बताते हैं, ये सभी क्या है? फ्लूइड। ठीक है, तो ये फ्लूइड को अपन साइटोप्लाज्म कहेंगे। एंड साइटोस्केलेटन किसको कहेंगे? ये प्रोटीन फिलामेंट्स। सो प्रोटीन फिलामेंट अलग बात हुई जो यहाँ पे बताया, एंड साइटोप्लाज्म यानी लिक्विड। साइटोप्लाज्म ये फ्लूइड हुआ जिसमें ये सभी चीजें सस्पेंडेड रहती है। और ये जो भी फ्लूइड रहता है साइटोप्लाज्म, इसका मेन काम क्या रहता है? इट एक्ट्स एज अ बफर और इट एक्ट्स एज ए मीडियम। किसका मीडियम? टू प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर ऑल द सेल्यूलर एक्टिविटी। ठीक है, कोई भी रिएक्शन जो रहती है वो हमेशा कौन से स्टेट में होती है? लिक्विड स्टेट में होती है। सो ये सभी रिएक्शंस को मीडियम प्रोवाइड करना, या वहां पे बफर, बफर यानी वो ऐसी चीज या ऐसा फ्लूइड जो सभी चीजों को काम करने में हेल्पफुल एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, सो ये एज अ बफर या एज ए मीडियम काम करता है, जो सभी सेल्यूलर कंटेंट को अपनी एक्टिविटी करने में मीडियम प्रोवाइड करेगा। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चरल फिलामेंट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ओके, और कोई क्वेश्चन है किसी को?